नमस्कार, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि कम से कम प्रतिदिन आपको 4 से 5 वीडियो तो मिलेंगे और ये क्वेश्चन का एक बेहतरीन सीरीज हो रहा है। अब लगातार इस पर बने रहें। आपको 2 से 3 महीने के अंदर मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने शब्दों में प्रश्नों को पढ़ने और उनके सवालों को हल करने का तरीका के साथ साथ उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सब जो घटनाक्रम है उसको मैं आपसे परिचित करा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का फिर से एक नए सेशन के साथ। ये सेशन जो है ये गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ा हुआ है, उसके प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है और उससे संबंधित जो प्रश्न आने वाले विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं इसको रीड करूंगा, समझाऊंगा अपने शब्दों में। पहला प्रश्न है आयुष्मान भारत। जी हाँ, आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत पीएम जय के बारे में आपको विचार करना है और बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। विचार कीजिए। पहला विचार, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को देश में सबसे कमजोर वर्गों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए 2018 में शुरू की गई। 2018 में पीएम जय शुरू किया गया। लाभार्थी को क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के वंचित और व्यवसायिक मानदंडों के आधार पर शामिल किया गया है। और तीसरा, यह योजना सार्वजनिक और सूचीबद्ध यानी इम्पैनल्ड निजी स्वास्थ्य सेवाओं प्रदाताओं के नेटवर्क के माध्यम से सेकेंडरी और टर्सरी अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा प्रदान करता है। इज इट राइट? एवरी स्टेटमेंट जो आपने सुना ध्यानपूर्वक, तीनों के तीनों कथन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत तीनों के तीनों कथन बिल्कुल ही सही है। तो आपको थोड़ी सी जानकारी आयुष्मान भारत के बारे में बताता हूँ। 2018 में भारत सरकार ने देश के सबसे कमजोर वर्गों तक स्वास्थ्य सेवा को पहुंचाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दे दी। 10.5 लाख के आसपास 10.5 करोड़ परिवार यानी लगभग कहे तो 10.5, अगर एक परिवार में 5 आदमी हो तो 10 गुना 5 यानी 50 से 60 करोड़ लोग इसके तहत कमजोर वर्ग लगभग इसमें शामिल हो जाते हैं, जो भारत की आबादी का 40% है लगभग। ध्यान रहे, यूपीएससी खेल कर सकता है, 60% दे देगा, तो इसका जवाब 40% है के आसपास है। परिवारों को क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना सोशियो जो इकोनॉमिक्स कास्ट सेंसस 2011 के वंचित और व्यवसायिक मानदंडों के आधार पर इसको शामिल किया गया है। यह योजना पारिवारिक स्तर पर प्रतिवर्ष, पारिवारिक स्तर पर ध्यान दें, परिवार के प्रत्येक स्तर पर, ऐसा नहीं है कि एक कार्ड के माध्यम से आप केवल परिवार के एक व्यक्ति नहीं, परिवार के कम से कम 5 सदस्यों को 5 लाख रुपया प्रति साल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है, जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग परिवार के एक या एक से सभी सदस्य द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप अपने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अगर आप परिवार के सदस्य हैं तो आप उस कार्ड के माध्यम से अपनी सेवा के साथ साथ अपने परिवार के अन्य सदस्यों की भी सेवा ले सकते हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इस योजना को सार्वजनिक और कुछ इम्पैनल्ड अर्थात सूचीबद्ध निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं यानी हॉस्पिटल के नेटवर्क के माध्यम से माध्यमिक और टर्सरी यानी तृतीयक अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा मिलती है। प्राथमिक अस्पताल में आयुष्मान भारत में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ध्यान रहे, केवल माध्यमिक और टर्सरी यानी तृतीयक अस्पताल में आपको सेवा मिलेगा। इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने के 3 दिन पहले और 15 दिन बाद तक, 3 दिन पहले से और 15 दिन बाद तक जितने भी नैदानिक उपचार है, स्वास्थ्य इलाज है और दवाइयाँ आपको फ्री मिलेगा, मुफ्त मिलेगा। इस योजना के तहत परिवार के आकार, उसकी आयु, उसके लिंग पर कोई सीमा नहीं बनाया। परिवार में अगर 10 व्यक्ति है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है और अगर 2 व्यक्ति है तो भी फर्क, लिंग से कोई मतलब नहीं है, बच्चा का उम्र कितना है या बूढ़े की उम्र कितनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह एक प्रकार का पोर्टेबल योजना है, यानी लाभार्थियों का लाभ जो होगा पूरे देश के किसी भी सार्वजनिक या निजी सूचीबद्ध अस्पताल में आप उठा सकते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर इधर गुजरात के सौराष्ट्र तक आपको इसकी सुविधा मिल सकती है। इसमें सुविधाओं के सहित 15,173 प्रक्रियाएं शामिल है
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्देश्य संपूर्ण जनसंख्या को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देखभाल प्रदान करने के लिए 1,50,000 मतलब 1.5 लाख के आसपास स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना भी करना है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना करना भी इसका उद्देश्य है। तो मैंने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में डिटेल से बताया। वॉच इट। ओके, अगला क्वेश्चन है ई संजीवनी। ये ई संजीवनी अभी हाल में चर्चा में था। ई संजीवनी है क्या है? ई संजीवनी एक वेब आधारित व्यापक टेलीमेडिसिन समाधान है जो ग्रामीण क्षेत्रों में और एकाकी समुदाय दोनों को विशेष स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। ई संजीवनी का उपयोग विभिन्न सामान्य केंद्रों जिसको कॉमन सर्विस सेंटर में प्रशिक्षु और लोगों को चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए इसका विकास किया गया है। यह रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी और स्त्री रोग जैसे विभिन्न चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। कौन से कथन इसमें सही है बताइए? तो आपको जो मैंने पढ़ा, ये रेडियोलॉजी और कार्डियोलॉजी और स्त्री रोग, ये बिल्कुल सही है। ये आपको कॉमन सर्विस सेंटर में आपको ये शिक्षा मिलेगा इसके बारे में। तो ई संजीवनी एक वेब पोर्टल है, एक व्यापक टेलीमेडिसिन समाधान है। टेलीमेडिसिन का सीधा अर्थ होता है इंटरनेट का इस्तेमाल करके जैसे हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं, उसी तरह से डॉक्टरी सुविधाएं और छोटी मोटी जानकारी के साथ व्यापक स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, दूर दराज इलाकों पर जहां पर अस्पताल नहीं है, जहां पर डॉक्टरी सेवा पहुंच नहीं सकती है, टेलीमेडिसिन के माध्यम से बेहतरीन तरीके से आज स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने की बेहतरीन छोटी सी कोशिश है। संजीवनी ग्रामीण क्षेत्र और एकाकी समुदाय में विशेष स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच जन जन तक पहुंचती है। चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने, असमान वितरण, बुनियादी ढांचे की कमी के साथ साथ मानव संसाधन से संबंधित जो मुद्दे रहे हैं, ई संजीवनी का उद्देश्य शहरी बनाम ग्रामीण, ग्रामीण बनाम अमीर बनाम गरीब, उत्तर बनाम दक्षिण, ये जो मुद्दे अक्सर विवाद रहते हैं, इसको डिजिटल विभाजन को कम करके स्वास्थ्य सेवाओं को न्याय संगत बनाना है। ई संजीवनी का उपयोग विभिन्न सामान्य सेवा केंद्रों जिसको हम लोग कॉमन सर्विस सेंटर बोलते हैं में प्रशिक्षु और लोगों को चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया है। ई संजीवनी कई चिकित्सा विशिष्टताओं को पूरा करता है। इसमें है कार्डियोलॉजी, मधुमेह, डर्मेटोलॉजी जो त्वचा से संबंधित रोग होता है, स्त्री रोग विशेषज्ञ है, नेत्र विशेषज्ञ है, बाल रोग विशेषज्ञ है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट रोग है, रोग निदान है, रेडियोलॉजी है, पल्मोनरी है, ठीक है, जो किडनी से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो कि पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कानूनी आधार प्रदान करता है। क्या पीडीएस को 2013 के जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट लाया गया था उसके तहत इसको बल मिलता है? दूसरा है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की सिफारिश करने वाले कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। CACP क्या कोई एक वैधानिक निकाय है? क्या इसको संसद के द्वारा मतलब बनाया गया है कोई एक्ट के पास करके? गन्ना का मूल्य निर्धारण आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के द्वारा किया जाता है। कौन सा कथन जो आपने ध्यानपूर्वक सुना सही है? तो आपको पता होना चाहिए इसमें दूसरा ऑप्शन जो था वो बिल्कुल गलत है। कोई वैधानिक निकाय नहीं है CACP, ठीक है। लेट्स सी अबाउट इट। NFSA के बारे में हम लोग जानते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS को कानूनी आधार प्रदान करता है। जो आप अपने यहाँ जिसको हम जनरल भाषा में कोटा कहते हैं, कोटा मतलब जो आप PDS के दुकान में जाते हैं, ठीक है। NFSA ने PDS को एक अधिकार के रूप में स्थापित किया जिसके तहत प्राथमिकता वाले जो परिवार है के प्रत्येक व्यक्ति को प्रति महीना 5 kg खाद्यान्न मिलेगा। खाद्यान्न अनाज, गेहूं, चावल ये मिलता है, जिसमें 2 रुपया किलो में गेहूं, 3 रुपया किलो में आपको चावल मिलेगा। प्राथमिकता वाले परिवारों की परिभाषा कैसे दी गई है? ताकि देश की जो ग्रामीण आबादी है उसका लगभग 75% और शहरी क्षेत्रों में 50% तक इसमें शामिल है प्राथमिकता क्षेत्र वाले लोग। ग्रामीण में 75%, शहरी में 50% लोग इसमें शामिल किए गए हैं। इसके विपरीत अगर बात करें एमएसपी की, देखिए एमएसपी होता क्या? देखिए किसानों के द्वारा कभी कभी बम्पर उत्पादन होता है, तो अगर किसी चीज का उत्पादन ज्यादा हो जाए उसकी डिमांड जो होती है अगर कम है तो उसका स्वाभाविक कीमत बढ़ता है, लेकिन अगर उत्पादन ही ज्यादा हो जाए तो उसका जो कीमत होगा वो गिर जाएगा। तो बहुत कम कीमत के कारण किसान हताश हो सकते हैं, किसान खेती छोड़ सकते हैं, किसानों को एक मनोबल नहीं मिल सकता है और यहाँ तक कि किसान आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो इसको एक तरह से सुरक्षा कवर प्रदान किया जाने के लिए एमएसपी का कंसेप्ट लाया गया, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस।
ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलने से क्या होता है, किसान आश्वस्त हो जाता है, किसान वर्ग आश्वस्त हो जाता है कि चलो सरकार इतना कम से कम इतने दाम पर तो खरीद लेगी ताकि हम उत्पादन करें तो हमारा जो अनाज है या जो बेकार ना पड़ जाए, ठीक है। तो एमएसपी का यही कंसेप्ट था। तो एमएसपी कोई कानूनी समर्थन, हालांकि अभी बहुत चर्चा हो रही थी कि एमएसपी को कानूनी समर्थन, चूंकि आपको पता होगा जो 3 बिल है किसान से संबंधित और क्या बोलते हैं उसको, भूल रहा हूं मैं इसके बारे में, मतलब कोई अधिनियम है जिसमें कि निश्चित ब्लैक मार्केटिंग खूब होता था, ये जो 1950 के जमाने से चला आ रहा है, ठीक है, उसको मतलब तोड़ने का, और ये जो क्या बोलते हैं उसको, एपीएमसी की मंडीज वाले कि वहीं पर आपको बेचना पड़ेगा, ये सब की जो बाधाएं थी, किसानों का जो माल था वो मार्केट में जाने के बाद कितना कम कीमत उसको क्यों मिलता है, बिचौलिया वर्ग को कैसे समाप्त किया जाए, इनके लिए 3 जो बिल लाए गए थे उसका जोरदार मतलब जो इतना विरोध हुआ था उसके संबंध में अगर देखा जाए, और इस पे क्या बोलते हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लेकर और एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर उनके बीच में जो तालमेल नहीं बना था, जिसके कारण किसान सड़क पर विरोध कर रहे थे, और उनका विरोध थोड़ा सा जायज भी लगता है और सरकार को इस पर देखना चाहिए। लेकिन हम एमएसपी की बात करें तो इसका कोई कानूनी समर्थन प्राप्त नहीं है। लोग उसको कानूनी समर्थन फैलाने की बहुत जिद कर रहे थे कि आप इसको कानूनी समर्थन दे दीजिए ताकि आप इससे मतलब भाग नहीं सके, सरकार इससे मतलब मुंह मोड़ ना पाए। हालांकि किसानों को आश्वस्त करने के लिए सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एमएसपी कभी समाप्त नहीं होगा, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, इसलिए किसानों को जड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर भी इसका कोई कानूनी समर्थन प्राप्त नहीं है। पीडीएस के माध्यम से सब्सिडी वाले अनाज के विपरीत इसे प्राप्त करना किसानों को कोई हक नहीं है। ऐसा नहीं है किसान इसको अपना मौलिक अधिकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट चल जाए, ठीक है, ऐसा कोई आपको कानूनी अधिकार नहीं मिला है, वे इसे अधिकार के रूप में नहीं मांग कर सकते हैं। सीएसीपी, ठीक है, सीएसीपी संसद के अधिनियम के माध्यम से स्थापित एक वैधानिक निकाय नहीं है। सीएसीपी संसद के अधिनियम से पास कोई भी वैधानिक निकाय, ठीक है, वैधानिक निकाय का मतलब होता है संसद के किसी एक्ट के द्वारा पास किया गया हो, ठीक है। वो बहुत सारे, आपको पता होगा, बहुत सारे संवैधानिक निकाय भी है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के ऑटोमेटिक, जैसे आपको वित्त आयोग क्या है, चुनाव आयोग क्या है, ये सब क्या है वास्तव में, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। उसी तरह से सरकार के द्वारा कोई एक्ट पास करके लाया गया है। कुछ ऐसे बॉडीज है जिसका ना सरकार ने पास किया, ना मतलब एक कार्यपालिका के ऑर्डर से पास हो गया है, जैसे नीति आयोग क्या है, ये सब क्या है वास्तव में, ठीक है। सीएसीपी भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्य, मतलब सीएसीपी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है, ठीक है। यह एमएसपी की सिफारिश करता है। सिफारिश कौन करता है, ठीक है, सीएसीपी। गन्ना का मूल्य निर्धारण आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत, इसी की बात कर रहा था मैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के द्वारा किया जाता है। गन्ना का मूल्य निर्धारण एमएसपी के तहत नहीं बल्कि सीएसीपी नहीं करती है वस्तु, बल्कि आवश्यक वस्तु अधिनियम का जो एक्ट है जिसका 1966 के द्वारा इसको पास किया गया था, उसी के द्वारा इसको नियत किया जाता है। यह आदेश बदले में प्रत्येक चीनी वर्ष अक्टूबर से सितंबर, चीनी वर्ष कहलाता है, अक्टूबर से सितंबर को हम लोग चीनी वर्ष कहते हैं। वो चाइना का बात नहीं कर रहा, मैं शुगर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। के दौरान गन्ने के एक उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी जिसको बोलते हैं उसका निर्धारण होता है। ओके, दैट्स गुड। चलिए फिर से एक बार हम आते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको प्रस्तुत किया गया। फिर से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में एक कथनों पर विचार करिए कि बताइए कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का डायलिसिस जैसी उच्च आवृत्ति और कम लागत वाली देखभाल सेवा के लिए काफी उपयोग किया जा रहा है और कोविड महामारी और लॉकडाउन के दौरान भी बिना किसी व्यवधान के इसका उपयोग जारी किया गया है या जारी रखा गया है। क्या सही है ये? मतलब डायलिसिस की भारी मात्रा में इसका इस्तेमाल हो रहा है। लोग इसके प्रधानमंत्री खाता का जो इस्तेमाल है, मतलब खाता का इसका इस्तेमाल डायलिसिस के इलाज के लिए बहुत हो रहा है। क्या समान चिकित्सा जैसे कि नैदानिक सेवाओं के आधे से अधिक दवाओं के लिए जो जिम्मेदार है, लॉकडाउन के दौरान गिरावट के बाद भी भी आकार की रिकवरी का प्रदान करना। भी आकार मतलब समझते हैं, पहले मतलब अर्थव्यवस्था डाटा गिरती है और फिर अचानक भड़बड़ा के तेजी से उठती है, उसको भी आकार बोलते हैं। भी से रिकवरी प्रदर्शन दिसंबर 2020 में कोविड-19 के पूर्व स्तर तक पहुंच गया है। कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन इसमें सही दिया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बताया, डायलिसिस जैसे उच्च आवृत्ति और कम लागत, मतलब इस डायलिसिस तो लगभग अधिकांश लोगों को है तो हाईली आवृत्ति है और उसका कम लागत है वाली देखभाल सेवा के लिए काफी उपयोग किया जा रहा है। कोविड महामारी और लॉकडाउन के दौरान भी बिना किसी मतलब रोक टोक के इसका भारी उपयोग हो रहा है। समान चिकित्सा के दौरान लॉकडाउन में गिरावट के बाद भी आकार की रिकवरी का प्रदर्शन करना दिसंबर 2020 में कोविड-19 के पूर्व स्तर तक पहुंच गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनसीडीसी, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, इसके बारे में बताइए। राष्ट्रीय सहकारी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनसीडीसी
केंद्रीय कृषि मंत्रालय का शीर्ष वित्त पोषण संगठन है? क्या ये एनसीडीसी जो है वो केंद्रीय कृषि मंत्रालय का शीर्ष वित्त पोषण फंड करने वाला एक संगठन है? एनसीडीसी भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। अभी मैं उसी की बात कर रहा था। क्या एनसीडीसी एक वैधानिक निकाय है? एनसीडीसी कृषि उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात आयात के लिए जो कार्यक्रम है उसकी योजना बनाता है और उसे बढ़ावा देता है। तो आपको पता होगा एनसीडीसी के बारे में। सबसे पहले एनसीडीसी आप जान लिए, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एक वैधानिक निकाय है और ये कृषि उत्पादों को उत्पादन का, प्रसंस्करण का, निर्यात का, भंडारण का, आयात निर्यात को लेकर विभिन्न सारे कार्यक्रम और योजनाएं बनाता है और ये कृषि मंत्रालय का सबसे बड़ा इसका वित्त पोषण होता है। एनसीडीसी ने हरियाणा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ धान खरीद संचालन करने के लिए पहली किस्त को पास कर दिया है। अब आते हैं एनसीडीसी के बारे में डिटेल से जानते हैं। देखिए, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के तहत एक स्थापित वैधानिक निकाय है। एनसीडीसी का उद्देश्य, जैसा कि मैंने बताया, कि कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक वस्तुओं, पशुधन और भी जो उसमें लिस्टेड वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं के सहकारी सिद्धांतों के आधार पर उसका उत्पादन करना। सहकारी मतलब कोऑपरेटिव, ढेर सारे लोग आपस में मिल बैठेंगे और उनके सामान्य उद्देश्य होगा और उसके बाद उसको बढ़ावा दिया जाएगा। ओके, तो ये प्रसंस्करण करते हैं, भंडारण करते हैं, विपणन करते हैं, आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, इसके कार्यक्रम बनाते हैं, योजना बनाते हैं। ओके, गुड। अब आते हैं, वर्तमान में श्रेया सिंगल केस जो है बहुत हवा में था, मतलब चर्चा में था। श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ मामला, ये किससे जुड़ा हुआ बताइए? देखिए, श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ, ये मामला किससे जुड़ा हुआ है? ये आपके आईटी एक्ट से जुड़ा हुआ है। आईटी एक्ट 66A को निरस्त किए जाने के लिए जाना जाता है। आपको पता होगा आईटी एक्ट, ये निजता के अधिकार। तो धारा 66A सरकार को किसी भी जानकारी तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए किसी भी व्यक्ति को निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करती थी, जिसे वह अन्य बातों जैसे भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, राष्ट्र सुरक्षा, लोक व्यवस्था के लिए खतरा मानती है। तो 66A को निरस्त कर दिया जाए। श्रेया सिंगल केस 2013 में आया था। ठीक है, उसके बाद फिर 69A के तहत ऐसे व्यक्ति को 7 साल तक की जेल हो सकती है जो भारत की एकता, अखंडता, पर संप्रभुता, मतलब मॉरलिटी डिस्टर्ब करे, सुरक्षा, लोक व्यवस्था को डिस्टर्ब करे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है कि प्रायः समाचार पत्रों में लगातार आप चर्चा में सुन रहे होंगे कि फ्लेक्सीटेरियन मूवमेंट। फ्लेक्सीटेरियन मूवमेंट क्या है? चर्चा में है बहुत अभी, फ्लेक्सीटेरियन मूवमेंट। फ्लेक्सीटेरियन मूवमेंट वास्तव में, देखिए, ये वास्तव में क्या है? पशु आधारित भोजन में कमी करना और पौधे आधारित भोजन को बढ़ावा देना। फ्लेक्सीटेरियन मूवमेंट, फ्लेक्सीटेरियन मूवमेंट इज ए प्रोसेस एज ए मतलब इनिशिएटिव, जिसमें हम लोग पशुओं से संबंधित जो भोजन होता है, जैसे मांस, मछली, मदी, जो हम लोग लगातार सेवन कर रहे हैं भारी मात्रा में, जिसके कारण महामारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसके स्थान पर अगर हम जड़ी बूटी से संबंधित, पेड़ पौधे से संबंधित जो खाद्य पदार्थ है उनका उपयोग को बढ़ावा दें तो इसको फ्लेक्सीटेरियन मूवमेंट कहते हैं। फ्लेक्सीटेरियन मूवमेंट, फ्लेक्सीटेरियन मूवमेंट डाइट भोजन की एक शैली है जो ज्यादातर पौधे आधारित खाद्य पदार्थ को प्रोत्साहित करती है और मांस और अन्य पशु उत्पादों की संतुलित मात्रा को ही अनुमति देती है। खाइए, ऐसा बात नहीं कि पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिए, उचित मात्रा में, संतुलित मात्रा में, बेहतर तरीका से बनाकर खाइए। ऐसा नहीं कि कच्चे खा जाएंगे। लगातार आप चाइना के मार्केट में घूमिएगा तो आपको लगता है भारतीय, हालांकि अपने भी संस्कृति होती है, इस पर कोई कमेंट करना नहीं है, लेकिन पशुओं से जो महामारी फैल रही है उसको ध्यान में रखते हुए पशुओं की जो मतलब मांस, कच्चे मांस का जो सेवन होता है, बाजार में जो बिक्री होती है, इस पर एक प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोविड-19 की अभी तक मतलब पुख्ता प्रमाण नहीं मिलेगा कि आखिर वास्तव में ये फैला तो कैसे फैला और कहाँ से फैला। तो हमें शाकाहारी आहार थोड़ा सा मतलब उसको प्रमोट करने की जरूरत है। ठीक है, और इससे ऊर्जा का भी बचत होगा। जलवायु परिवर्तन पे जो संकट आ रहा है उसको भी संभाला जा सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो भोजन होता है, मांस मदिरा जो होते हैं, और ये जो उसको पकाने में जो ऊर्जा का बर्बादी होता है, जो एलपीजी का काम होता है, उसके उत्पादन में कई गुना कम मतलब शाकाहारी भोजन को पकाने में लगता है। नेक्स्ट आते हैं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसको TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आप विचार करना है। ट्राई दूरसंचार सेवाओं को नियंत्रित करता है। दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रशुल्क का निर्धारण, संशोधन शामिल करता है। मतलब उसमें ट्राई को ये पावर मिला है कि वो दूरसंचार सेवाओं के लिए जो प्रशुल्क है उसका निर्धारण करे, उसमें संशोधन करे।
ट्राई का उद्देश्य अभिकर्ताओं को समान अवसर प्रदान करना, जिसको नेट न्यूट्रलिटी के बोलते हैं, नेट न्यूट्रलिटी, और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को सुविधाजनक बनाने के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी नीतिगत वातावरण तैयार करना होता है। दोनों कथन बिल्कुल ही आपको लग रहा हो कि सही है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन निजी सेवा प्रदाताओं, चूंकि आपको पता होगा नेटफ्लिक्स, अमेजन, समथिंग, इतने सारे आपको मतलब निजी प्रोवाइडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स आ चुके हैं, तो वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। आज सॉफ्ट कंटेंट के नाम से ऐसे विशेष नेटफ्लिक्स चैनल में ऐसे मतलब सॉफ्ट पोर्न परोसे जा रहे हैं, जिससे भारतीय संस्कृति का एक तरह से ताम झाम पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। मतलब भारतीय संस्कृति अपंग होने वाली है। हमारी संस्कृति, हमारे बच्चों पर प्रभाव, उनका शिक्षा पर प्रभाव, उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव इतनी गंभीर होने वाली आने वाले समय में इन चैनलों के माध्यम से निश्चित रूप से एक चिंतन की विषय है, क्योंकि इसमें रेगुलेशन जो होता है वो समाचार पत्रों के तहत या फिर टेलीविजन एक्ट के तहत नहीं लागू होता है। तो एक चिंता का विषय है कि निजी सेवा प्रदाता के प्रवेश से स्वतंत्र विनियमन की अनिवार्य जरूरत हो गई है। मतलब सेल्फ रेगुलेटरी बहुत ही जरूरी है। इन पर एक लगाम लगाने की जरूरत है। लगाम का मतलब ये कि कठोर लगाम नहीं, मतलब होना चाहिए, ऐसी नहीं है कि आप राइट टू प्राइवेसी को उल्लंघन कर दे, या फिर आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है हमारे आर्टिकल में आपको पता होगा कि जीवन जीने का अधिकार के साथ साथ एक तरह से स्वतंत्रता के अधिकार में भी शामिल है। तो ऐसा नहीं है कि कठोर रेगुलेशन हो जाए चाइना की तरह, लेकिन हाँ, रेगुलेशन की जरूरत है। सेल्फ रेगुलेटरी, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को केंद्र सरकार के द्वारा दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ के निर्धारण, संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को रेगुलेट करने के लिए 1997 में संसद के एक एक्ट के माध्यम से, जिसका नाम है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997, 1997 भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के द्वारा ट्राई नामक संस्था का स्थापना किया गया। ट्राई का उद्देश्य क्या होता है कि अभिकर्ताओं, जो भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, उनके बीच एक समान अवसर प्रदान किया जाए, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हो, सुविधाजनक बनाया जाए, पारदर्शी वातावरण क्रिएट किया जाए। 24 जनवरी 2000 को प्रभावी अध्यादेश में संशोधन किया गया है और इसमें दूरसंचार और विवाद निपटान अपील प्राधिकरण की स्थापना भी की गई है, ताकि आप अपने मामले को वहां ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल बेड मिथेन, CBM। ये कोल बेड मिथेन से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले ये समझ जाइए कोल बेड मिथेन की जानकारी। कोल बेड मिथेन प्राकृतिक गैस का एक अपरंपरागत स्रोत है, जिसका उपयोग बिजली उत्पादन, आंतरिक दहन के लिए किया जा सकता है। दूसरा है कि कोल बेड मिथेन के निर्माण के दौरान, कोयले के दौरान होता है। मतलब कोल बेड मिथेन जो बना वो वास्तव में कोयले से ही बना है। कोल बेड मिथेन का निष्कर्षण सेल गैस के निष्कर्षण के जैसा ही होता है। कोयला मंत्रालय ने कोल बेड मिथेन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय है, कोयला मंत्रालय इसका प्रशासनिक नियंत्रण करता है। तो बिल्कुल गलत है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। देखिए, कोल बेड मिथेन स्वच्छ ऊर्जा का एक स्रोत है। कोल बेड मिथेन स्वच्छ ऊर्जा का, क्लीन एनर्जी का बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। ये अपरंपरागत, ठीक है, अपरंपरागत प्राकृतिक गैस है, जिसका निर्माण कोयले के निर्माण के दौरान ही हो जाता है और इसमें मीथेन की बहुत ही भारी मात्रा मौजूद होती है। कोल बेड मीथेन का निर्माण कोयले के दौरान होता है। कोल बेड मीथेन का निष्कर्षण सेल गैस के जैसा ही है, ठीक है। कोल बेड मीथेन के निष्कर्षण के तंत्र के आधार पर विभिन्न नामकरण मिलते हैं। इसका उपयोग बिजली उत्पादन है, आंतरिक दहन है, घरेलू ईंधन के रूप में है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 25 गुना अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। 25 गुना अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, जो चिंता का विषय है। इसका उपयोग बिजली उत्पादन, आंतरिक दहन, ये सबसे जो होता है, ठीक है, लेकिन भूमिगत कोयला खदानों में सुरक्षा संबंधी चुनौती उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्वलनशील गैस है और इसके विस्फोट से कोयले खदानों में आग लग जाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, न कि कोयला मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इसका प्रशासनिक मंत्रालय बन गया है और देश में जितने भी कोल बेड मीथेन के विकास के लिए हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफिक से, कि बताइए कि कोयले के निर्माण में जो चरण होते हैं, सबसे पहला क्या होता है? पहले पीट बनता है, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर एंथ्रासाइट कोयला। मेरे ख्याल से आपको पता हो कोयले क्या, चूंकि कार्बनिक पदार्थ जब मर जाते हैं, जितने भी पेड़ पौधे सड़ गए, जीव जंतु सड़ गए, दब गए, दलदल या दलदली झीलों में निक्षेपित हो गए, ठीक है, तो इससे पीट का निर्माण होता है। और ये सामग्री जब जीवाणु और रासायनिक परिवर्तन से होकर गुजरती है, लाखों वर्ष में लगते हैं, तब पीट तलछट की कई परतों में नीचे दबते चला जाता है और पीट का तापमान बढ़ने लगता है। धीरे धीरे पीट जो है लिग्नाइट कोयले में बदल जाता है और फिर लिग्नाइट जो है उप बिटुमिनस में
और फिर वो बिटुमिनस कोयला में और अंत में जाके एंथ्रासाइट कोयला में वो तब्दील होता है। तो सबसे पहले पीट, फिर लिग्नाइट, फिर फिर बिटुमिनस और फिर जाके लिग्नाइट कोयला बनता है। जहाँ कोयले का निर्माण हो रहा है वहाँ डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक पदार्थ मीथेन गैस यानी प्राकृतिक गैस का प्रमुख जो घटक है के साथ साथ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्पादन होता है। तलछट के नीचे दबे होने के कारण, दबाव के कारण अधिकांश मीथेन कोयले की परतों में फंस जाता है और कभी कभी कोयले के खदानों में आग लग जाता है। उसका कारण क्या है कि कोयला के बीच में जो बहुत सारे जो वॉइड्स होते हैं उस वॉइड्स में मीथेन गैस की भारी भंडार होती है। इसलिए सेफ्टी के रूप में सेफ्टी बल्ब का इस्तेमाल किया गया था हम्फ्री डेम्बे के द्वारा। तो वो वास्तव में कोयले के खदानों में जो विस्फोट होता था उससे बचने के लिए। जब कोयले को जलाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन कौन सी विषाक्त पदार्थों का, प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है? क्या इससे पारा, क्या इससे सीसा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं? तो इस तरह के प्रश्नों में सब कुछ लगा दीजिए हाँ, जी हाँ, सब निकलता है। जब कोयले को जलाया जाएगा तो कई विषाक्त पदार्थ यानी बहुत ही हानिकारक रासायनिक पदार्थ और प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, पारा है, सीसा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड है, पार्टिकुलेट मैटर है, धातुएं हैं, भारी धातुएं, हार्ड मेटल्स होते हैं। इसके स्वास्थ्य पर अस्थमा, श्वास से संबंधित बीमारियां, आंखों में जलन, मस्तिष्क क्षति और हृदय की समस्या, कैंसर, तंत्रिका तंत्र का बिगड़ जाना, ये सब होता है और बाद में मतलब समय से पहले मौत हो जाती है। इसलिए आपको पता होगा कि कोयले के खदानों में काम करने वाले लोगों को सिलिकोसिस रोग, तो किसी को दम्मा, तो किसी को मतलब बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। अब आते हैं प्रोजेक्ट 75 के संबंध में। प्रोजेक्ट 75 के संबंध में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इससे आपको विचार कीजिए प्रोजेक्ट 75 क्या है। देखिए, मुंबई की मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 75I के तहत पनडुब्बियों की 6 स्कॉर्पियन श्रेणी का निर्माण किया जा रहा है। पनडुब्बियों का मतलब ये पनडुब्बी से जुड़ा हुआ कोई मामला है। 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण प्रोजेक्ट 75 से जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल आपको लग रहा होगा तो ये सही है, बिल्कुल सही है, क्यों नहीं सही होगा। INS करंज परियोजना 75 के तहत पहली पनडुब्बी है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया। क्या INS करंज जो 75 प्रोजेक्ट के तहत इसको शामिल किया गया पहला ये है पनडुब्बी? जी नहीं। इन पनडुब्बियों के लिए प्रौद्योगिकी का विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया था। बिल्कुल गलत, DRDO द्वारा नहीं तैयार किया गया था। 2021 में भारतीय नौसेना ने अपनी तीसरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी, जिसका नाम है तीसरा, देखिए ध्यान से, तीसरा बोल रहा हूं मैं, पहला नहीं, तीसरा डीजल संचालित इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी INS करंज को मतलब कमीशन किया गया, लाया गया, मतलब इसको इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। इस बार की पहली पनडुब्बी का नाम बोले तो INS कलवेरी। INS कलवरी को 2017 में और दूसरा है INS खंडेरी 2019 में इसको कमीशन किया गया था। चौथा पनडुब्बी जो आने वाला समय में होगा वो 2019 में वेला था और 5वां वागीर था को कमीशन किया गया है। इन दोनों का समुद्री परीक्षण अभी वर्तमान में चल रहा है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों की दुनिया की सबसे उन्नत पारंपरिक पनडुब्बियों में से एक होती है। स्कॉर्पियन पनडुब्बियां जो होती है दुनिया के सबसे हार्डेस्ट टेक्नोलॉजियों में से एक है, ठीक है। पनडुब्बियों के स्कॉर्पियन वर्ग को फ्रांसीसी नौसैनिक जहाज निर्माण DCNS द्वारा स्पेनिश जहाज निर्माण फॉर्म नवंटिया के साथ साझेदारी के साथ डिजाइन किया गया है। ये प्रोजेक्ट 75 क्या है? प्रोजेक्ट 75 भारतीय नौसेना ने इस प्रोजेक्ट के तहत 6 नवीनतम श्रेणी की, नवीनतम पीढ़ी की पनडुब्बियों का निर्माण का ठेका लिया है और 2022 तक इसे पूरा करने की संभावना भी व्यक्त की गई है। यह परियोजना जो है मुंबई के मझगांव में, मुंबई का मझगांव डॉक है, वहां पर संपन्न किया जा रहा है। नौसेना समूह उन 5 मूल उपकरण विनिर्माता जिसमें IOIM में से एक है। नौसेना इस परियोजना को लिए चुना गया है। रक्षा खरीद के सामरिक भागीदारी के मॉडल के माध्यम से इसको संसाधित किया जा रहा है। MDL और लार्सन एंड ट्रूबो इसके तहत शॉर्टलिस्ट किए गए 2 भारतीय कंपनियां हैं। याद रखिएगा, MDL और लार्सन एंड ट्रूबो 2 भारतीय कंपनियां हैं जिस इसका निर्माण का मतलब काम ले रही है। ओके, दैट्स सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक यू विल बी वेरी हैप्पी व्हेन यू स्टडी अबाउट इट। इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। यार कितनी बार मैं कहूँगा, अच्छा नहीं लगता बार बार बोलना, लेकिन कर्तव्य है मेरा बोलना। आप अपने कर्तव्य को निभाएं, मैं अपने कर्तव्य को निभाऊंगा। निश्चित रूप से लगातार आपको सप्लाई किया जाए। ज्ञान का माध्यम बना रहना चाहिए। सीखने का दरवाजा खुला रखिए। सीखने का तरीका कहीं से भी हो, अगर बेहतर है तो उसे स्वीकार कीजिए और आगे बढ़ाइए ताकि ये ज्ञान भारतीय शिक्षा पद्धति को बदले, मुझे प्रोत्साहित करे ताकि मैं लगातार इस प्रकार के वीडियो को बनाता रहूं। मैं भी शिक्षित हूं, मैं भी ज्ञानवान बनूं और आपको भी ज्ञान बनाऊंगा। थैंक यू।